हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इस चैप्टर में हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि जो कार्बन होता है ना, उसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। और जो एलिमेंट होता है वो इतने सारे कंपाउंड्स नहीं बनाता, लेकिन कार्बन में कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो हम इस चैप्टर में कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। वो और एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके साथ कैसे बॉन्डिंग करता है, उसकी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, उन कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और कैसे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था और उसके साथ बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ा था जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में भी हम बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम कार्बन के बारे में भी पढ़ेंगे। कार्बन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में भी पाया जाता है और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। वो एलिमेंटल फॉर्म में भी मिलता है और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। यानी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, यानी उसके कंपाउंड्स जो बनते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब है एक्टिविटी 4.1। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, 10 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हम सुबह से शाम तक खाते हैं या फिर यूज करते हैं। 10 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हम सुबह से शाम तक खाते हैं या फिर यूज करते हैं। सभी को लिखने हैं और फिर सभी अपनी अपनी लिस्ट को आपस में मैच करेंगे और उसमें से ऐसी चीज़ों के नाम अलग कर लेने हैं जो कि सभी ने लिखे हैं। जैसे मान लीजिए हम सुबह से शाम तक मान लीजिए हम लिखते हैं कि हम रोटी खाते हैं, तो रोटी तो सबकी टेबल में मिलेगी, तो रोटी को अलग से लिख लेना है, उसकी एक अलग लिस्ट बना लेनी है जो सबने कॉमन लिखा है। इफ़ देर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, और ऐसी चीज़ों के नाम जो एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी है। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो कि मेटल से भी बनी है और उसमें ग्लास भी लगा हो या उसमें क्ले लगा हो, तो इन दोनों में उसका नाम लिख देंगे। तो ऐसे हमने इस तरह से एक टेबल बना लेनी है। जो मेटल से बनी है चीज़ें उनका नाम यहाँ लिखना है, जो ग्लास या क्ले से बनी है उनका नाम यहाँ लिखना है, और इनके अलावा जो भी चीज़ें इनके अलावा मटेरियल से बनी होती हैं उनके नाम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम ये देखेंगे जो हमने थर्ड कॉलम में, इस कॉलम में जो जो चीज़ें लिखी हैं वो ज़्यादातर या तो कार्बन से बनी होती हैं, यानी उनके अंदर कार्बन होता है, या फिर कार्बन के कंपाउंड से बनी होती हैं। इस कॉलम में जो जो हमने चीज़ें लिखी हैं, थर्ड कॉलम में इस कॉलम में जो जो चीज़ें हमने लिखी हैं उसमें कार्बन जरूर मिलेगा। किसी भी चीज़ में कार्बन होता है ये हमें कैसे पता चलता है, हम उस चीज़ को जला कर देखते हैं। अगर उसको जलाने के बाद धुआं निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो इसका मतलब उसमें कार्बन होता है। इसको टेस्ट करने के लिए उस चीज़ को जलाया जाता है, उस चीज़ को जलाने पर धुआं निकलता है और धुएं के साथ निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। काला धुआं निकलता है और उसमें निकलती कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम ये कैसे टेस्ट करेंगे कि जो गैस निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसके लिए हमें पता है लाइम वाटर टेस्ट। कैन यू थिंक मेथड टू टेस्ट दिस। एक तो ये मेथड कि कैसे टेस्ट किया जाता है ये हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ इफ द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड। जब कार्बन के कंपाउंड को जलाया जाता है तो उसमें क्या निकलता है, उसमें धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। डू यू नो एनी टेस्ट टू कन्फर्म दिस। क्या इसको कन्फर्म करने के लिए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है किसी टेस्ट को जानते हो, तो लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। लाइम वाटर लेते हैं हम, और जो लाइम वाटर होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है। लाइम वाटर जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है, इसमें जब ये मिक्स हो जाती है तो इसका कलर मिल्की हो जाता है, मिल्की दूध जैसा कलर हो जाता है। तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि ये जो गैस है ना, ये गैस ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर कोई और गैस को लाइम वाटर के साथ मिलाएंगे तो फिर इसका कलर मिल्की नहीं होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लाइम वाटर में मिलाएंगे तो उसका कलर मिल्की हो जाएगा। तो इससे हम ये कन्फर्म कर लेते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यानी इस कॉलम में जिन जिन चीज़ों का नाम लिखा है उनको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने के लिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है लाइम वाटर टेस्ट किया जाता है। अगर लाइम वाटर टेस्ट में कलर मिल्की हो जाता है लाइम वाटर का तो इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जो फूड है, क्लोथ्स या मेडिसिन्स या बुक्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमने नाम लिखा है, इनमें ज़्यादातर में कार्बन होता है। फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स या
हमने बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पर भी नाम लिखे हैं। यहाँ पर भी मैनी ऑफ थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। तो इन ज़्यादातर चीज़ों में कार्बन होता है। इनके अलावा जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, मतलब लिविंग थिंग्स होती हैं, उनमें जैसे बोन्स वगैरह जो होती हैं उनमें भी कार्बन होता है। जैसे प्लांट्स या एनिमल्स, उनमें भी कार्बन होता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड इन द एटमोसफेयर इज क्वाइट मिग्रेट। यानी हमारी अर्थ है, उसके क्रस्ट में और एटमोसफेयर में जो कार्बन है वो बहुत कम है। अर्थ के क्रस्ट और एटमोसफेयर में मिलाकर बहुत ही कम है कार्बन। अर्थ की क्रस्ट में कार्बन कितना है? 0.02% है, और ये भी मिनरल्स की फॉर्म में है। अर्थ की क्रस्ट में जो कार्बन है वो मिनरल्स की फॉर्म में है, लाइक कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर कोल या पेट्रोलियम, इनकी फॉर्म में कार्बन मिलता है। और एटमॉस्फेयर में है ये है 0.03%, क्रस्ट में है 0.02% और एटमॉस्फेयर में है 0.03%, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट, इतनी कम अमाउंट होने के बाद, नेचर में इतनी कम अमाउंट है कार्बन की, फिर भी इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। कार्बन की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इस चैप्टर में हम इसकी कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि कार्बन को इतना इम्पोर्टेंट बनाती हैं। तो ये हम प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन जो है वो अपने आप से या फिर दूसरे एटम से बॉन्डिंग करता है। मतलब कार्बन एलिमेंट का जो एटम है और दूसरा एटम है उसके साथ ही बॉन्डिंग करता है, और ये होता है कोवलेंट बॉन्ड। एक होता है आयनिक बॉन्ड, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, पूरी तरह से दूसरे एटम को दे दिए जाते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग, इसमें शेयरिंग होती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इससे पहले वाले चैप्टर में यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अब आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं ये हम समझ लेते हैं पहले। तो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पहले समझते हैं। पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोडियम एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 एटॉमिक नंबर होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2, 8 और 1। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं और तीसरे में 1 होता है। तो यहाँ पर अगर इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। ये है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और जो थर्ड सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे सेल में 8 और तीसरे में 1। तो यहाँ पर ये देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8 उसके बाद 7। तो यहाँ पर क्लोरीन का बना लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में होते हैं, इसमें 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और तीसरी सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए ये बात नोट कीजिए, ये बात आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी कि कोई भी एलिमेंट जो होता है उसका जो एटम होता है, कोई भी एलिमेंट, चाहे सोडियम हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, कोई भी एलिमेंट जो होता है उसका जो एटम होता है ना, वो अपनी सेल्स को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये सेल्स और इनको पूरा भरने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब तक कि इनके सारे सेल्स पूरे नहीं भर जाएं तब तक ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब इनकी कोशिश रहती है कि इनके सेल है ना पूरी तरह भरे होने चाहिए। तो या तो ये भरे होने चाहिए या फिर ये बिल्कुल खाली होना चाहिए, अंदर वाले सारे भरे होने चाहिए। यानी ये जो आउटर मोस्ट सेल है ना, इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो ये याद रखना है कि जो भी एटम है वो इस कोशिश में रहता है कि उसकी जो सारी सेल्स ना भरी होनी चाहिए। तो अंदर की तो देखिए सेल भरी होती हैं, अंदर की सेल भरी होने के बाद ही तो फिर सेकंड सेल, फिर थर्ड सेल में ये इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं।
तो इनकी कोशिश रहती है कि इसके आउटर मोस्ट सेल भी भरी होनी चाहिए, या तो आउटर मोस्ट सेल भरी होनी चाहिए या बिल्कुल खाली होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये खाली होगी, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसने किसी को दे दिया दूसरे एटम को, तो ये तो पहले से भरी हैं, तो ये कोशिश रहती है कि आउटर मोस्ट सेल जो है उसका पूरा होने चाहिए या फिर बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए, ये कोशिश रहती है। इस कोशिश में ये रहते हैं और इसके लिए फिर ये रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए इस आउटर मोस्ट सेल में से, तो यहाँ पर इसकी जो और दोनों सेल्स हैं वो तो भरी हैं और ये आउटर मोस्ट सेल जो है ये खाली हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, या तो आउटर मोस्ट सेल बिल्कुल खाली रहना चाहिए या फिर बिल्कुल भरा रहना चाहिए। तो जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अब इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये किसी को दे दे, इस एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, तो ये आउटर मोस्ट सेल इसका खाली हो जाएगा और अंदर वाले सारे भरे हैं। मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो ये आउटर मोस्ट सेल इसकी खाली हो गई। ये Na11 था, अब ये हो गया Na+, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि ये बन गया है कैटायन। इसने दे दिया है, देने के बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी Na+, यानी 10 बन गई, 10 हो गए ना, ये 8 ये और 2 ये 10 हो गए। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8 ये हो गया। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं अभी इसके पास, यानी इसका ऑक्टेट पूरा है। और अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन में 17 हैं, अब 17 हैं इसमें, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये जो इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, ये इलेक्ट्रॉन एक छोड़ा था, वो इसको दे देगा ये, क्योंकि देखिए ये अगर अपने 7 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दे, ये अगर अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे ये, तो इसका भी तो ऑक्टेट पूरा रहेगा ना अंदर वाला। लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ेगा, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 7 को क्यों छोड़ेगा, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, इसके आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। यहाँ पर इसका भी पूरा हो जाता है, ये इसको छोड़ देता है और ये ले लेता है, ये ले लेता है, तो दोनों के ऑक्टेट पूरे हो जाते हैं। यहाँ पर ये इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ से इसने छोड़ दिया। तो देखिए इसमें अब ये बन गया, ये क्लोरीन जो है ना, ये क्या बन गया, क्लोरीन आयन बन गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, यानी अब इसके पास हो गए हैं 18 क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी तो लिया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लिया है, तो अब हो गए इसके पास 18। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8 और 8 ये हो गए। अब सोडियम जो है ना, सोडियम के पास, यानी यहाँ लिख लेते हैं सोडियम आयन, सोडियम का आयन बन गया पॉजिटिव आयन, और इसके पास हैं 10 इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 8 है। इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। अब ये बन गया कैटायन, अब ये सोडियम का कैटायन और ये क्लोरीन का एनायन, ये एनायन बन गया और ये कैटायन, मतलब ये आयंस बन गए। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं या लेते हैं तो आयंस बन जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं तो बन गए कैटायन और जब इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं तो एनायन बन जाते हैं। तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज आयन और ये बन गया नेगेटिव चार्ज आयन। इनके देखिए जो चार्ज अलग अलग हैं, तो ये आयंस जो एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं, ये ऐसे एक दूसरे के पास ऐसे आ जाते हैं। और यहाँ पर ये है पॉजिटिव चार्ज ने ये, और ये है नेगेटिव चार्ज, दोनों बैलेंस हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बन गया NaCl कंपाउंड। और देखिए NaCl कंपाउंड जो है ना वो आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये आयंस से बना है, आयंस के कारण ही ये बना है। पहले आयंस बने हैं फिर आयनिक कंपाउंड बना है। और आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स या तो पूरी तरह से छोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि इसने छोड़ दिया, पूरी तरह से छोड़ दिए जाते हैं, और दूसरा जो एटम है ना वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। मतलब ये नहीं कि थोड़ी देर में ये वापस इस इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा, ऐसे नहीं, इसने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और इसने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया।
तो इसमें क्या है ना, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया जाता है और दूसरा जो एटम है उसको ले लेता है, और इनके कारण ये आयंस बनते हैं और इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। क्योंकि देखिए इसने पूरी तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो इसको भी तो लगेगा अरे इसने इलेक्ट्रॉन मुझे पूरी तरह से दे दिया है, तो इनमें काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है ना काफ़ी अच्छी होती है, यानी अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब इनको जब तोड़ना होगा, इन दोनों को अगर अलग अलग करना होगा तो काफ़ी हीट देनी पड़ेगी। इन दोनों को अगर का अलग अलग करना होगा, देखिए जिसमें जितनी ज़्यादा गहरी दोस्ती होती है उनको उसको तोड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी लगानी पड़ती है, काफ़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसी तरह से इनमें भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है, क्योंकि देखिए इसने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, इसने ले लिया है, तो फिर ये सोचते हैं पूरी तरह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया है एक ने मुझे, तो इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो जाती, काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है इनके बीच में। तो जब इनकी बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, मतलब इनकी लड़ाई करवानी पड़ेगी, इनको अलग अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत एनर्जी लग जाएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जब इनकी बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसी कारण तो ये कहते हैं कि इनको मेल्ट करने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, बॉईल करने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बहुत ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। और देखिए इसमें आयंस बने हैं तो इन आयंस के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनमें आयंस बने हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं यानी ये जब मेल्ट हो जाते हैं, ये कंपाउंड अगर मेल्ट हो जाता है तो मेल्टिंग मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो आपने जब देखा होगा ये आयनिक कंपाउंड होने के कारण जब इसको पानी में डाला जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट होती है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। इसके बाद वी सा हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स, तो हमने ये पढ़ लिया ना एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। तो इनकी जो बॉन्डिंग का नेचर है यानी आयनिक हैं ये, और इनमें जो बॉन्डिंग है आयनिक बॉन्ड, ये जो बॉन्डिंग होती है इनको बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्डिंग के कारण ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। अब हम कुछ कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ना पुअर कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, यानी वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हमने यहाँ पर पढ़ लिया ना, यहाँ पर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। और ये चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा था कि कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है? फ्रॉम द डाटा गिवन इन 4.1, यहाँ पर देखिए ये एसिटिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है, इथेनॉल है, मीथेन है, इनमें सब में कार्बन है, इनमें सब में कार्बन है। ये हैं कार्बन कंपाउंड्स है। इनका मेल्टिंग पॉइंट देखिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, और बॉइलिंग पॉइंट ये है। यानी ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ना ये आयनिक कंपाउंड्स की कंपेयर में बहुत ही कम है। फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल on the boiling and melting points of the carbon compounds, we find that these compounds have low melting points and low boiling points. तो इनके melting points कम है और boiling points भी कम है as compared to ionic compounds. फर्स्ट क्या है कि ये poor conductors हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये poor conductors हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आयनिक कंपाउंड्स की कंपैरिजन में बहुत ही कम है, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट है। वी कैन कंक्लूड दैट, तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर मैंने बताया था ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन दोनों में,
इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि आयंस बने हैं, आयंस के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई नहीं है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमने पढ़ लिया ना कि ये नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। कार्बन कंपाउंड्स जो है ना वो लार्जली मतलब ज़्यादातर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। वी कैन कंक्लूड दैट इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। ये नॉन कंडक्टर्स क्यों है? क्योंकि इनमें जो बॉन्डिंग है ना वो आयनिक नहीं होती है। बॉन्डिंग जो है वो आयनिक नहीं होती है। तो देखिए इसमें आयंस भी नहीं बनते हैं, बॉन्डिंग आयनिक नहीं होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई नहीं होता क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर किस तरह की बॉन्डिंग होती है? आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती तो फिर किस तरह की बॉन्डिंग होती है? तो इसमें होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। इसमें होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट, देखिए वैलेंट का मतलब होता है वैलेंस यानी ये जो है ना ये इसकी वैलेंस सेल है, लास्ट वाली सेल ये वैलेंस सेल है। यहाँ पर ये वैलेंस सेल है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट वाली सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और कोवैलेंट का मतलब दोनों की वैलेंसी एक साथ होती है, दोनों की वैलेंसी, ये हम इसमें पढ़ेंगे दोनों की वैलेंसी कैसे एक साथ हो जाती है। क्लास नाइन्थ में हमने कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स पढ़ा था एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लास नाइन्थ में हमने जो एलिमेंट्स हैं उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी एलिमेंट की कितनी है, किसी एलिमेंट की कितनी है, ये हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके कारण इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर इनकी कंबाइन होने की कैपेसिटी डिपेंड करती है। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको समझने के लिए कि किस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है किसी भी एलिमेंट की, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1। सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 1। तो ये इसकी वैलेंसी हो गई 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ये दे सकता है ये, और ये ले सकता है। भाई ये सातों इलेक्ट्रॉन्स को देगा थोड़ी, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसकी कैपेसिटी है लेने की और इसकी कैपेसिटी देने की, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी कोई इसको दे देगा, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी कोई दे देगा इसको। तो ये एक इलेक्ट्रॉन से लूज कर देता है, किसी को दे देता है। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है ना वो आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर डिपेंड करती है। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 2 और 1। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, छोड़ सकता है। अब हम यहाँ पर लेते हैं जैसे नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 और 5, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स और ले सकता है। तो इसकी वैलेंसी पर डिपेंड किया है, देखिए इसके वैलेंसी पर डिपेंड किया कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसकी वैलेंसी 1 है। और इसकी वैलेंसी कितनी है? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें 5 हैं, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर इनकी कंबाइंड कैपेसिटी डिपेंड करती है। और अगर हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले सकता है ये। अब नियोन हो, मान लो यहाँ पर नियोन हो, तो नियोन में होते 10, तो यहाँ पर हो गया 2 और 8। तो देखिए
ये तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगी, क्योंकि इसका ऑक्टेट तो पहले से ही पूरा है ना, ये इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए क्योंकि इसका ऑक्टेट पहले से पूरा है। तो ये है नोबल गैस। नोबल गैस किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगी, यानी इसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो देखिए अलग अलग कंबाइनिंग कैपेसिटी है इनकी। ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, मतलब ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किसी से 1 ले लेगा, किसी से तीनों भी ले सकता है। इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, चाहे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो यहाँ पर नियोन देखिए, नियोन का ऑक्टेट तो पहले से पूरा है, तो ये नोबल गैस है। नोबल गैस का मतलब ये बिल्कुल शरीफ गैस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, इसे किसी से रिएक्शन नहीं करना है, क्योंकि देखिए इसका ऑक्टेट तो पहले ही पूरा है ना, तो ये किसी से रिएक्शन क्यों करेगी फिर। तो इसलिए इनको बोलते हैं नोबल गैस। जो भी एलिमेंट्स किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, उनका ऑक्टेट पूरा होता है, उनका वैलेंस सेल जो है पूरा होता है, वो होती है नोबल गैस। क्योंकि किसी से रिएक्शन नहीं करती, किसी से छेड़छाड़ नहीं करती हैं, तो उनको शरीफ बोला जाता है, यानी नोबल बोला जाता है। बहुत ही आदर्श गैसें हैं ये, आदर्श, किसी से रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इनको नोबल गैस बोला जाता है, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है। जब ऑक्टेट पूरा नहीं होता तभी तो उनको रिएक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होती है। उसमें कितनी कैपेसिटी है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कैपेसिटी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कैपेसिटी है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कैपेसिटी है, और यहाँ पर इसमें 1 भी इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में देखते हैं एक बार। कार्बन जो है उसका ये है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर 2, क्योंकि जो कार्बन होता है ना, कार्बन उसका 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर 2 हो गए और ये हो गए 4, 1 2 3 और 4। इसके बारे में हम देखते हैं। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स। ये वेरियस सेल्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये छोड़ सकता है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने के बाद इसका ये सेल बिल्कुल खाली हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला है ना, या तो आउटर मोस्ट सेल बिल्कुल खाली होना चाहिए या फिर पूरा भरा होना चाहिए। तो चारों को छोड़ दिया तो इसका आउटर मोस्ट सेल जो है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 और 4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये हो गए 8, यानी इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इसके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वैलेंसी जो है 4 है। तो ये तो बहुत फ़ायदा हो गया। देखिए ये तो छोड़ भी सकता है, ये ले भी सकता है, तो इसके लिए तो काफ़ी फ़ायदा हो गया। तो इसी के कारण ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है। We know that the reactivity of elements is explained as their tendency to attain the completely filled outermost cell। यानी उसकी रिएक्टिविटी जो होती है, किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, टेंडेंसी टू अटेन कम्प्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट सेल। यानी उसमें आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट करने की कितनी टेंडेंसी है, कितनी उसमें ताकत है आउटरमोस्ट सेल को भरने की, वो होती है उसकी रिएक्टिविटी। जब तक उसका आउटरमोस्ट सेल जो है ना कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो रिएक्शन करेगा, आउटरमोस्ट सेल को भरने की कोशिश में लगा रहेगा। जैसे ही इसका आउटरमोस्ट सेल भर जाता है तो ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेता है। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन यानी इसका आउटरमोस्ट सेल जो है वो पूरा फुल हो जाता है, उसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पर ये है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन यहाँ पर, और मान लीजिए अगला नोबल गैस कॉन्फिगरेशन 2 8 और 8 ये है। तो इस तरह से आउटरमोस्ट सेल जिसका भरा होता है वो होता है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैसे अटेन होता है, या तो वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, छोड़ देते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं। मतलब एक जो एटम है
वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और एक बिल्कुल ही छोड़ देता है। यहाँ पर देखिए, सोडियम ने इस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल ही छोड़ दिया और इसको दे दिया, क्लोरीन को छोड़ दिया ना, इसको दे दिया और आयंस बन गए, दोनों के आयंस बन गए। इन केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल। लेकिन कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ भी सकता है। एंड नीड्स टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, या तो 4 को छोड़ सकता है या फिर 4 को ले सकता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए 2 और 4। ये अगर इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हीलियम का। इन 4 को छोड़ दिया तो ये जो 2 है, ये हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है। तो ये हो गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर 4 और ले लेता है तो ये हो गया 2 और 8, यानी ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। इफ़ इट वर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये ऐसा करने में इसको परेशानी होती है। जो कार्बन एटम है ना, उसको ऐसा करने में कुछ परेशानी होती है। वो क्या होती हैं? इट कुड गेन, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले तो सकता है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, यहाँ पर बना लेते हैं, ये कार्बन है, 1 2 3 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस एनाइन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो एनाइन बनाता है। यहाँ पर गेन में ए आता है, GAAIN, और एनाइन में भी ANION आता है, यानी ए आता है। इसमें गेन में भी ए आता है और एनाइन में भी ए आता है। एनाइन और कैटाइन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको रटने का एक तरीका, गेन में भी ए आता है और एनाइन में भी ए आता है। जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स लेता है, गेन करता है, तो एनाइन बनाता है, एनाइन। तो यहाँ पर अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो लेने वाला तो कर्जदार रहता है ना, लेने वाला कर्जदार रहता है, यानी नेगेटिव आयन बनेगा। और नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। और इसको क्या लिखेंगे? C4 और नेगेटिव साइन, चाहे इधर लगा सकते हैं चाहे इधर लगा सकते हैं, C4 नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है 1 2 3 4। तो ये बन गया ये C4 नेगेटिव, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 और 8। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, और ये बन गया इसका एनाइन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दे, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दे, लेकिन क्या होता है? बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि जितने इसमें प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स इसके पास कितने हैं? प्रोटॉन्स है 6, प्रोटॉन्स इसके पास 6 है ना। और इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे? 6 थे, लेकिन अब हो गए हैं 10। और ये प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। अभी देखिए 6 तो पॉजिटिव चार्ज हो गया 6, नेगेटिव चार्ज हो गया -10, घटा कर 10। अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसके पास ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए हैं। तो ये जो 6 प्रोटॉन्स है ना, जो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स, ये इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले पाएगा, कंप्लीटली नहीं ले पाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो 6 प्रोटॉन्स हैं वो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? अब ये देखते हैं, अगर ये जो कार्बन एटम है 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। अब ये देख लेते हैं, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे
तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अगर अटेन करता है, यानी इसमें प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन भी 6 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं। फर्स्ट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और 4। अब देखिए ये है कार्बन, कार्बन है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 2 और 4। तो ये तो यहाँ पर तो हमने देखा है कि इसको अगर गेन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो ये जो प्रोटॉन्स हैं इनको होल्ड नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है, चारों इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट वाले को छोड़ देता है, तो ये बन गया फिर कैटाइन। इनको ये बन गया C4 दे रहा है ये किसी को, तो प्लस का साइन लग जाएगा यहाँ पर, ये बन गया कैटाइन। 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसने छोड़ दिया तो ये बन गया कैटाइन, ये कैटाइन बन गया, ये कैटाइन। तो यहाँ पर ये देखिए प्रोटॉन्स इसके पास रह गए 6, अंदर प्रोटॉन्स रह गए 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए बस बाहर। और इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, क्योंकि जब भी किसी भी एटम में से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है। जब भी कोई भी एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उसकी सेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, तो पहले उनको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए काफ़ी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। इसको पहले काफ़ी एनर्जी दो, तब ये चारों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। कंप्लीटली छोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो फिर बीच का रास्ता निकालते हैं। तो फिर ये जो कार्बन है ये बीच का रास्ता निकालता है, क्योंकि देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ये ले भी नहीं सकता, पूरी तरह से नहीं ले सकता, और चारों इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने में भी इसको परेशानी है। 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने में परेशानी है, मतलब ये C-4 एनायन बनने में परेशानी है और C+4 कैटाइन बनने में भी परेशानी है। तो फिर क्या करेगा, तो फिर ये रिएक्शन कैसे करता है, इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बनाता है। तो यहाँ पर अब सीखते हैं कि कार्बन जो है वो बॉन्डिंग कैसे करता है। कंप्लीटली ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ सकता, ना ही ले सकता है, तो फिर बॉन्डिंग कैसे होती है कार्बन में। यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया था कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on the 10 electrons। 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। दैट इज फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए हैं। इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4+ कैटाइन। जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो कैटाइन बनता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाता है तो बनता है कैटाइन, और जब इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाता है तो एनायन बनता है, और जब छोड़ा जाता है तो कैटाइन बनता है। बट इट वुड रिक्वायर, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिएगी। लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटाइन विद 6 प्रोटॉन्स, और जो कार्बन कैटाइन बनेगा उसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे इन न्यूक्लियस होल्डिंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके जो वैलेंस सेल है उसमें रह जाएंगे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जाए। कार्बन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन जो है ना, कार्बन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। कैसे, ये जो है शेयरिंग करता है, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, पूरी तरह से नहीं छोड़ता है, दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर लेता है। कार्बन के दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेगा, या फिर दूसरे जो एलिमेंट्स हैं ना उनके एटम्स के साथ शेयर कर लेता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बन जो होता है वो कैसे कंपाउंड्स बनाता है, बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके किसी और एलिमेंट्स के एटम्स के साथ शेयर करता है, या फिर कार्बन के एटम्स के साथ ही शेयरिंग करता है। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स, सिर्फ कार्बन ही नहीं बल्कि और एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी शेयरिंग से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सिर्फ कार्बन ही शेयरिंग नहीं करता बल्कि और एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो भी शेयरिंग करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उनके एटम्स जो होते हैं आपस में शेयरिंग करते हैं और फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों की वैलेंसी में होते हैं, दोनों के आउटर मोस्ट जो वैलेंस सेल होती है उसमें होते हैं।
द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ बोथ द एटम्स। और जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो दोनों ही एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, दोनों ही एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और इससे दोनों ही एटम्स जो है ना वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेते हैं। तो इसको पहले हम समझते हैं तो ये शेयरिंग होती कैसे है। बिफोर गोइंग ऑन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स की शेयरिंग समझने से पहले हम सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जो शेयरिंग करके बनते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं शेयरिंग से, उनको समझते हैं, उनके बारे में पहले समझते हैं कि ये कैसे बनते हैं। कार्बन कंपाउंड्स में शेयरिंग कैसे होती है ये समझने से पहले हम सिंपल मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेते हैं जो कि शेयरिंग से बनते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेते हैं जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। तो सबसे सिंपल जो मॉलिक्यूल है जो कि शेयरिंग से बनता है वो है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ये है प्रोटॉन और ये है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना होता है, एक होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। और ये है इसकी फर्स्ट सेल। तो यहाँ पर हो गया एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दूसरा एक और हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है इसमें। और इसके बाद ये है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसकी सेल में। अब देखिए, अगर ये इसके साथ शेयरिंग कर ले और ये इसके साथ शेयरिंग कर ले तो दोनों का आउटरमोस्ट सेल जो है, दोनों की आउटरमोस्ट सेल भर सकती है, पूरी हो सकती है। शेयरिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए एक बच्चे को पेन की ज़रूरत है, पेन की ज़रूरत है और दूसरे बच्चे से ये पेन ले लेता है, ये इसको पेन दे देता है। मान लीजिए ये बच्चा जो है ये इसको पेन दे देता है और फिर वापस अपना पेन ले लेता है। या फिर इस बच्चे को पेन की ज़रूरत है तो ये इससे पेन ले लेता है, इसको पेंसिल की ज़रूरत है, ये इससे पेंसिल ले लेता है। तो आपस में शेयरिंग हो जाती है। या फिर कई बार जो ड्राइंग का पेपर होता है उसमें हम कलर्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे से कलर ले लेते हैं, कोई किसी से पेंसिल ले लेता है, इरेजर ले लेता है। तो इस तरह से आपस में शेयरिंग हो जाती है। ए ने पेन को यूज किया, बी से पेन लिया और ए ने पेन को यूज किया, यूज करने के बाद इसको दे दिया, और बी ने इससे पेंसिल ली और पेंसिल को यूज किया, इसको दे दिया। यानी शेयरिंग करते हैं आपस में। ये नहीं है कि परमानेंट अपने पास रख के बैठ जाएं, अपने पास नहीं रखते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरह से दे दिया जाता है कि ये जो एक बच्चा है इसने पेन उसको कम्प्लीटली दे दिया है, मतलब उससे लेगा नहीं दोबारा, इसको कम्प्लीटली दे दिया है इसको पूरी तरह से। लेकिन शेयरिंग में ऐसा नहीं होता है। शेयरिंग में इसको ज़रूरत हो तो ये ले लेता है, इसको ज़रूरत होता है ये ले लेता है। यहाँ पर देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग होती है। और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक कॉमन एरिया में आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया होता है, उसमें ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है। यहाँ पर जो ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस, ये है इलेक्ट्रॉन, ये जो क्रॉस है ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए ये कॉमन एरिया है, ये आउटर मोस्ट सेल जो है ना ये दोनों में ऐसे कॉमन होती है, ये दोनों के आउटर मोस्ट सेल आपस में ऐसे मिल जाती है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसकी आउटर मोस्ट सेल है ये, इसकी आउटर मोस्ट सेल ये है ये, और इसके आउटर मोस्ट सेल है ये वाली ये। तो ये इसके आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों ही वैलेंस सेल में ही होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में ही होते हैं, लेकिन ये एरिया कॉमन है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कोवैलेंट। कोवैलेंट मतलब कॉमन वैलेंस सेल या कॉमन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब इसको ज़रूरत हो ये ले सकता है, इसको ज़रूरत हो ये ले सकता है। यानी इसको हम अगर कॉमन बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, इनको अगर हम बनाते हैं ऐसे तो ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर ये है न्यूक्लियस और ये है सेल, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये बनेगा ऐसे, इसके पास ये है इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों को अलग अलग ना लिख के इन दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं, अंदर लिख देते हैं। आउटरमोस्ट सेल आपस में मिली, इनके बीच में ऐसे ऐसे बना देते हैं। तो क्रॉस से भी बना सकते हैं, डॉट से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कॉमन कोवैलेंस, दोनों की वैलेंसी एक साथ आ जाती है, तो इसको बोलते हैं कोवैलेंट। इनके
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक साथ आ गए हैं तो इसको बोलेंगे कोवैलेंट। तो ये जो बॉन्डिंग होती है ये होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। और देखिए एक बात और है, एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर किए हैं तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं H और H और एक लाइन लगा देते हैं। एक लाइन का मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो ये इलेक्ट्रॉन शो ना करके सीधा ही ऐसे भी लिख सकते हैं H और H बस, यानी इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए हैं तो ये बना है सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये बन गया है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, यानी ये बन गया है H2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम और ये इसमें बन गया कोवैलेंट बॉन्ड और ये बन गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, ये है सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर ये है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, ये है सिंगल बॉन्ड। तो इससे देखिए दोनों ने ही नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लिया है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुआ, इस कोवैलेंट बॉन्डिंग से दोनों ने ही नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लिया है। जब इसको ज़रूरत हुई तो ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लिया इसने, और इसको ज़रूरत हुई तो इसने ले लिया, यानी शेयरिंग कर ली है आपस में, दोनों के ही सेल कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर यही समझा रखा है, एज यू हैव लर्नड अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है और 1 इलेक्ट्रॉन के सेल में है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये दूसरे हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। और इस तरह से जो हर एक हाइड्रोजन एटम है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लेता है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, हीलियम है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आती है ना, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2 होता है, तो 2 है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस है ये, तो ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लेता है। और हाइड्रोजन जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के सेल में। वी कैन डेपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स, इसको देखिए क्रॉस में भी लिख सकते हैं या फिर डॉट्स में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डॉट्स में भी लिख सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको डॉट्स में भी लिख सकते हैं, क्रॉस में भी लिख सकते हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और इस तरह से जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो बॉन्ड बनाते हैं वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बिटवीन टू एटम्स, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि लाइन से भी इसको डिनोट किया जा सकता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को। यहाँ पर देखिए, और मैंने भी यहाँ पर लिखा था। इसी तरह से एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17, मान लीजिए एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17 है, व्हाट वुड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड इट्स वैलेंसी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, पहले भी हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाया है। यहाँ पर ये देखिए, ये है 17, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये है और स्ट्रक्चर ये है। और इसकी वैलेंसी कितनी, क्लोरीन जो है, क्लोरीन उसका 17 होता है एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गए 2, 8 और 7, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 7 हो गई। लेकिन इसको नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक की ज़रूरत होती है, एक की, तो इसकी वैलेंसी हुई 1। वैलेंसी का मतलब कि उसको नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 8 में से 1 माइनस कर देंगे, मतलब 1 की तो जरूरत है बस, तो वैलेंसी हुई इसकी 1। क्लोरीन फॉर्म्स अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और क्लोरीन आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है क्लोरीन का। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब है जो कि 2 एटम्स से मिलकर बनता है, वह मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स से मिलकर बनता है। इसमें जो ये एटम्स अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेम एटम्स हैं क्लोरीन के, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया। इस तरह से HCl ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक एटम हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है। क्लोरीन मॉलिक्यूल ये है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई का मतलब 2 एटम्स होते हैं इसमें। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या आप बना सकते हो। नोट दैट द ओनली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी डेपिक्टेड, तो देखिए जो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं ये है इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये वाली, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो क्या क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, तो क्लोरीन होता है हमारे पास Cl और इसमें 7 होते हैं, तो
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो उसमें जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही यहाँ पर लिखते हैं। चाहे तो इनको डॉट से लिख सकते हैं, जैसे 1 2, क्योंकि 7 होते हैं ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हो गया 7। ऐसे ही यहाँ पर एक और क्लोरीन हो गया, यहाँ पर एक और क्लोरीन। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये आपस में करते हैं शेयरिंग, ये दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं। यहाँ पर बन गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये होती है इनकी शेयरिंग ऐसे, और ये बन गया क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बन गया फिर ऐसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखिए हमने बना दिया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर क्लोरीन एंड ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैलेंसी क्या है? वैलेंसी होती है 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, लेकिन कितने और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो होती है इसकी वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी होती है 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। और इस तरह से ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्लोरीन की ये है और दूसरे क्लोरीन की ये है, और इनके बीच में ये बन गया, ये होगी शेयरिंग यानी कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसको हम सिर्फ लाइन से भी दिखा सकते हैं, लाइन से भी ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और ये बन गया क्लोरीन का मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनते हुए देखते हैं हम। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये है ऑक्सीजन, यहाँ पर एक और है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका भी 8 है, 2 और यहाँ पर 6, 2 और 6, यानी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो हमें जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही बनाते हैं। इसको डॉट से भी बना सकते हैं, या जैसे इसमें क्रॉस से बना रखा है तो क्रॉस से भी हम इलेक्ट्रॉन्स को बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं तो ज़्यादातर डॉट्स में ही बनाती हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहीं पर भी ऐसे लिख सकते हैं। इनको यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी लिख सकते हैं नीचे, यहाँ पर इनको यहाँ पर भी लिख सकते हैं मिटाकर, यहाँ से हटाकर, या फिर इनको यहाँ से हटाकर ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 और 1 2 और 3 4, कैसे भी लिख सकते हैं इनको। तो हम दोनों को एक जैसा लिख लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर ऐसे इनको लिख लेते हैं। अब देखिए ये इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड करने के लिए इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयरिंग हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो यहाँ से हो जाएगी और एक हो जाएगी यहाँ से। तो ये बन गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से लिए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने एक ही एटम से शेयर किए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के शेयर हुए हैं। तो यहाँ पर बना है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लिख दिया, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। तो यहाँ पे ये होगी शेयरिंग, ये है कोवैलेंट पार्ट जो है, दोनों की वैलेंसी एक ही जगह पर है। यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें लास्ट वाले सेल में है। तो ये बन गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये बन गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। अब हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। यहाँ पर नाइट्रोजन में देखिए जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 5 होता है। अब इसको कितने की ज़रूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है? इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी 2 और 8 बनाने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दूसरे नाइट्रोजन के एटम से ही शेयरिंग कर लेता है, 1 2 3 1 2, और एक और नाइट्रोजन का एटम है 1 2 3। तो ये देखिए शेयरिंग हो गई, एक इसके साथ शेयरिंग कर ली, एक इसके साथ कर ली है, एक इसके साथ, यानी
एक ही एटम से इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं। ये इस वाले एटम से इस वाले एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं और इसने इससे कर लिए हैं। मतलब ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, एक ही एटम से लिए हैं, ये अलग अलग एटम से नहीं लिए हैं, एक ही एटम से लिए हैं। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स ने एक ही एटम से लिए हैं, अलग अलग एटम से नहीं लिए। मतलब नाइट्रोजन से ही तीनों लिए हैं, यानी यहाँ पर भी नाइट्रोजन से ही तीनों लिए हैं। आगे एक एग्जाम्पल आएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड बन गया है, नाइट्रोजन के बीच में बन गया है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के बीच में, और ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के बीच में। तो यहाँ पर ये सब जो मैंने समझा दिया वो सब लिख रखा है। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन एल सेल, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ये सब जो मैंने बताया है वो समझा रखा है। दिस इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। और इस तरह से यहाँ पर कैन यू नाउ डेपिक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मैं ये बोल रही थी कि एक ही एटम से तीनों इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं। कैन यू नाउ डेपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर देखिए एक जो वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है, उसमें शेयरिंग कैसे होती है, H2O। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम है, उसका डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना लेते हैं। और हाइड्रोजन 2 है इसके पास, तो एक हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया, और दूसरे हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ बनाया है, इसके साथ शेयरिंग कर ली, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो वो किसी भी एक एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, और 2 अलग अलग एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन से ही 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन से ही 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिए। यहाँ पर नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक हाइड्रोजन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे हाइड्रोजन से, यानी यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बन गया है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया है, यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड बन गया है। तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसकी जो बॉन्डिंग है वो इस तरह से दिखा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा देते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो ये देखिए इसके साथ एक सिंगल बॉन्डिंग यहाँ पर होगी, ये सिंगल बॉन्डिंग होगी ना यहाँ पर, और सिंगल बॉन्डिंग होगी यहाँ पर। तो ये बन गई है H2O की स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यानी बन गया H2O। यहाँ पर सारे जो बॉन्ड्स हैं ना सिंगल हैं, वो सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कैन यू नाउ डेपिक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। हाँ, हमने इसकी स्ट्रक्चर हमने बना दी है, यहाँ पर HOH, और इसमें सिंगल बॉन्ड बनते हैं दोनों ही। डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड्स। इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं दोनों ही। व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पर देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से लिया, दूसरा भी इसी से लिया, तीसरा भी इसी से लिया, तो यहाँ पर बना है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया है और एक इसी से लिया है और एक इसी से, मतलब शेयरिंग हुई ना इन दोनों में ही हुई है, तीसरे में नहीं हुई। यहाँ पर शेयरिंग हुई है एक इससे और एक इस वाले से, 2 से शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड बने दोनों। यहाँ पर ये
एक इसी से तीनों की शेयरिंग हुई है और यहाँ पर इसी से तीनों की शेयरिंग हुई, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना है। नाइट्रोजन हैज़ द एटॉमिक नंबर 7, व्हाट वुड बी, ये तो हमने ये पहले ही मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ फॉर्मूला NH3, अमोनिया जो है उसका फॉर्मूला होता है NH3। कैन यू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मोलिक्यूल, तो क्या आप इसके लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। NH3 जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन उसका एटॉमिक नंबर है 7 और कॉन्फिगरेशन है 2 और 5, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो NH3 यानी अमोनिया में जो हाइड्रोजन है 3 है, यानी ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीन हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन से शेयरिंग कर ली और एक इलेक्ट्रॉन की इस हाइड्रोजन से शेयरिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन की इस हाइड्रोजन से शेयरिंग कर ली। ये हो गई अमोनिया की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अमोनिया की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और नाइट्रोजन की डॉट स्ट्रक्चर है वो हो गई ये। मैंने बोला था नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को किसी तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिख देती 1 2 3, ऐसे लिख देती 1 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 1, तो आपको क्या लगता है ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। जबकि यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है। अगर एक ही यहाँ पर एटम होता, एक ही एटम, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन ने ही इससे शेयरिंग की है, एक ही नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग की है। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर की है ना, एक हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर की है, एक हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर की है। इसलिए इसमें तीनों बॉन्ड जो है ना वो सिंगल बॉन्ड होंगे। ये अलग बॉन्ड है, ये अलग बॉन्ड है, ये अलग बॉन्ड है। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो इसको इस तरह से बना दिया है, इस तरह से। तो ये हो गई अमोनिया की स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर है विल द मोलिक्यूल हैव सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, तो मोलिक्यूल जो है अमोनिया का मोलिक्यूल उसमें सभी बॉन्ड्स जो है ना सिंगल बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर देंगे कि सभी बॉन्ड है जो है सिंगल बॉन्ड है, द मोलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड। लेट अस नाउ टेक लुक एट द मीथेन। मीथेन जो है, मीथेन होती है CH4। मीथेन जो है ना कार्बन का सबसे सिंपल कंपाउंड है, कार्बन का CH4। तो देखिए कार्बन जो है, कार्बन की डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4, क्योंकि देखिए कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कॉन्फिगरेशन हो गया इसका 2 और 4। तो हम यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में जो होते हैं वही लिखते हैं ना, यहाँ पर 4 हमने इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए हैं। और देखिए एक शेयरिंग कर लेता है एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लेता है, एक हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लेता है और एक हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लेता है। ये इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन गई है मीथेन की। और इसको हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर ये डॉट बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। और इसमें सभी बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड हैं, सभी बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड हैं। तो इनके पूछने से पहले ही हमने बता दिया है कि इसमें सभी बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स हैं। लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन विच इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन है ना CH4, कार्बन का कंपाउंड है। मीथेन इज वाइडली यूज्ड। अब देखिए मीथेन के यूजेज क्या हैं। मीथेन जो है ना वो वाइडली यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल के लिए काम आता है, फ्यूल की तरह मतलब ईंधन के लिए काम आता है। इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस में मीथेन बहुत ज़्यादा होती है, बायोगैस में मीथेन बहुत ज़्यादा होती है। और CNG में भी बहुत ज़्यादा मीथेन होती है। ये मेजर कंपोनेंट है CNG और बायोगैस का, याद रखना इसके यूजेज आ जाते हैं। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज फ्यूल and is major component of biogas and compressed natural gas. It is also one of the simplest compound formed by carbon। और कार्बन का सिंपलेस्ट कंपाउंड है, ये सबसे सिंपल कंपाउंड है कार्बन का। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। हाइड्रोजन एज यू नो हैज वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट मतलब जिसकी 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 6 इसका एटॉमिक नंबर और 4 इसकी वैलेंसी। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या छोड़ सकता है, तो ये टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रा का मतलब होता है 4, कार्बन इज
tetravalent because it has 4 valence electrons. In order to achieve noble gas configuration को अचीव करने के लिए कार्बन जो है वो शेयर करता है 4 हाइड्रोजन्स के साथ, ये 4 हाइड्रोजन्स के साथ, और सभी बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड होते हैं. सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स. इस तरह के बॉन्ड्स जो कि 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड्स बनते हैं वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स. सच बॉन्ड्स, इस तरह के बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर. ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है. इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड्स बनते हैं वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन अ मॉलिक्यूल. देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक. लेकिन ये जो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब कंबाइन होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब कंबाइन होता है तो कंपाउंड बनता है. जब ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, बॉन्डिंग करता है, तो कंपाउंड बनता है. और कंपाउंड में जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वो वीक होते हैं. कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक. लेकिन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वो वीक होते हैं. और देखिए एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल जब आपस में बॉन्डिंग करता है क्या बनता है, कंपाउंड बनता है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है. और इसी कारण जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है. कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, लो होता है. Since electrons are shared between atoms and no charged particles are formed. देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स में शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है. जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स बने हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है. कंप्लीटली ये इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं हैं एक एटम ने दूसरे को, कंप्लीटली नहीं छोड़े हैं या कंप्लीटली गेन नहीं किए हैं, यहाँ पर शेयरिंग हुई है. और अगर देखिए कंप्लीटली नहीं दिए हैं, कंप्लीटली लिए नहीं हैं तो आयंस नहीं बने हैं, कोई भी आयंस नहीं बने हैं. तो आयंस नहीं बने हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर पाते. जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें आयंस नहीं बनते हैं. और मैंने पहले ही बताया था कि आयंस के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे. अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एलोट्रोप्स क्या होता है. देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. ये इस तरह भी बना सकते हैं, वैसे सीधा भी बना सकते हैं. यहाँ से मैंने जो बताया था सीधा भी बना सकते हैं. यहाँ पर डॉट लगा देना ऐसे यहाँ पर. और अगर अलग अलग जो एटम है उसके अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अगर शो करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया यहाँ पर ऐसे, ये तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स. और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्रॉस लगा दिया, ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस लगा दिया ऐसे, यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन. ऐसे भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं. ये मीथेन की है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो अब पढ़ते हैं हम एलोट्रोप्स के बारे में. एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जब एक एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में मिले, एक एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, उन फॉर्म्स को कहते हैं एलोट्रोप्स. जैसे जो कार्बन होता है, कार्बन वो 2 फॉर्म्स में मिलता है, अब तो 3 फॉर्म्स में मिलता है, नेचुरली 2 फॉर्म्स में मिलता है. और वो दोनों फॉर्म्स होती हैं, एक डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट.
डायमंड जो बहुत हार्ड होता है और ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है। और डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर होता है, डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट देखिए नॉन मेटल है फिर भी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इन एटम्स हैं ना जो आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो स्ट्रक्चर जो बनती है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो बनी हुई है उसके कारण इनमें इतना डिफरेंस होता है। डायमंड बहुत हार्ड होता है, बहुत शाइनी होता है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। जो हमारी पेंसिल होती है उसमें जो सिक्का लगा होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, कितना सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है वो, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। कार्बन के दो एलोट्रोप्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। द डिफरेंस लाइज इन मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। तो ये डिफरेंस क्यों होता है, दोनों में डिफरेंस क्यों होता है? द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच कार्बन एटम्स जो है एक दूसरे के साथ किस तरह से बॉन्डेड होते हैं, किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं। तो जो डायमंड है, डायमंड में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखिए डायमंड में इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। एक कार्बन एटम, जैसे ये मान लीजिए ये एक कार्बन एटम है, ये वाला ये कार्बन एटम है, ये दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, तीसरे के साथ करता है, चौथे के साथ करता है। तो एक कार्बन एटम 1 2 3 4 चार और कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है और 3 डायमेंशनल रिजिड मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग टाइट जो होती है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में 3 जो कार्बन एटम्स, देखिए ये एक कार्बन एटम है, 1 2 3, ये 3 के साथ बॉन्डिंग करता है। यहाँ पर 4 के साथ बॉन्डिंग करता है, 4 के साथ एक कार्बन एटम 4 के साथ बॉन्डिंग करता है। और यहाँ पर एक कार्बन एटम 1 2 3 के साथ बॉन्डिंग करता है और एक जो एटम है वो फ्री रह जाता है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन। मतलब और इस तरह से एक प्लेन है, उसके नीचे एक है, उसके नीचे एक है, उसके नीचे एक है, इस तरह की मतलब एक के ऊपर एक हेक्सागोनल एरे बनता है। ये हेक्सागोनल एरे बनता है और एक के ऊपर एक, ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है कि एक के ऊपर एक रखे रहते हैं। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज डबल बॉन्ड। इनमें से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड है, कोई भी एक है वो डबल बॉन्डेड होता है, कोई भी यहाँ पर ये है ये डबल बॉन्डेड है इस तरह से। एंड 10 द वैलेंसी। तो देखिए एक ने तो डबल बॉन्ड बना दी तो इसकी एक वैलेंसी रह जाती है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लास्ट में, 3 से तो शेयर किया इसने तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो एक जो एक डबल बॉन्ड बना लिया तो एक जो है वैलेंसी रह जाती है। इसने एक डबल बॉन्ड बना लिया तो इसकी जो वैलेंसी है फुल हो गई। देखिए 3 तो ये हो गए, 3 यहाँ पर लेते हैं, 3 ये हो गए और एक डबल बॉन्ड हो गया तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। मतलब ये चारों जो है इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गए। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव अदर। ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, एक के ऊपर ये हेक्सागोनल एरे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ऐसे रहता है लेयर्स में। तो ये लेयर्स में होने के कारण ये स्लिपरी होता है, लेयर्स में होने के कारण ये स्लिपरी होता है। These two different structures result diamond and graphite having very different physical properties even though their chemical properties are same। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, मतलब ये देखने में अलग होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, लेकिन जब ये रिएक्शन करते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और ग्रेफाइट वो स्मूथ एंड स्लिपरी है। क्या देखिए कितना डिफरेंस है। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है फिर भी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो होती हैं वो ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, लेकिन ये देखिए ये नॉन मेटल है फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड जो है वो बनाया जा सकता है मतलब मैन मेड डायमंड बन सकता है,
कैसे, जो कार्बन होता है उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में अगर रखा जाए, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में अगर प्योर कार्बन को रखा जाए तो डायमंड बन सकता है। दीज सिंथेटिक डायमंड्स, लेकिन ये जो मैनमेड डायमंड्स होते हैं जो मनुष्य बनाते हैं, ये डायमंड्स ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। आर अदरवाइज इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स, ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे नेचुरल डायमंड्स और मैनमेड डायमंड्स को कंपेयर किया जाए तो अलग नहीं कर पाएंगे हम। बस ये डिफरेंस है कि ये जो मैनमेड डायमंड्स होते हैं बहुत छोटे बनते हैं, बड़े डायमंड्स नहीं बन पाते। लेकिन जो छोटे छोटे डायमंड्स अगर नेचुरल और सिंथेटिक डायमंड्स को इकट्ठा रख दिया जाए तो इनको अलग अलग नहीं कर पाएंगे। फुलरेंस फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स, ये एक और एलोट्रोप है फुलरेंस। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड बाय C60, C60 एक और एलोट्रोप है। विच है, इसमें से मतलब C60 एक एलोट्रोप है। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज, फुलरेंस जो है उसमें सिर्फ C60 जो है एक एलोट्रोप है। विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, इसमें कार्बन एटम्स जो है फुटबॉल की तरह अरेंज होते हैं इस तरह से। द स्ट्रक्चर ऑफ C60 सिंस दिस लुक लाइक जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय US, जो एक US का आर्किटेक्ट था जिनका नाम ये था, तो इनके नाम पर इसका नाम फुलरेंस रखा गया, इस मॉलिक्यूल का नाम फुलरेंस रखा गया। तो यहाँ पर 3 तरह के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज फॉर्मूला CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर क्या है। कार्बन और डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन में होते हैं 1 2 3 4, आउटर मोस्ट सेल में 4 होते हैं, तो यहाँ पर 1 2 इधर लगा देते हैं, 2 इधर लगा देते हैं। और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन यहाँ बना लेते हैं। ऑक्सीजन की डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऑक्सीजन यहाँ बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 6। अब यहाँ पर इससे शेयरिंग हुई, इससे शेयरिंग हुई, यहाँ पर इससे शेयरिंग हुई, इससे शेयरिंग हुई, तो यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड बन गया CO2। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बन गया है, ये इसके बीच में भी डबल बॉन्ड बन गया है। मैंने पहले बताया था ना कि एक ही एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर ये जो कार्बन है ये एक ही ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये इसकी डॉट स्ट्रक्चर है, ये हमने डॉट स्ट्रक्चर बना दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसका फॉर्मूला होता है CO2, और इसको हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं COO और COO इस तरह से। अब व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर, और जो मॉलिक्यूल है ना वो 8 एटम्स ऑफ सल्फर से बना होना चाहिए। द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग, और 8 एटम्स जो है सल्फर के वो रिंग के फॉर्म में जॉइंट होना चाहिए। व्हाट वुड बी द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। यहाँ पर देखिए जो सल्फर है ना, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए 2 8 और 6, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है इसको। तो सल्फर जो है, सल्फर यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 6, तो एक और सल्फर लगाएंगे, मतलब 8 सल्फर जोड़ने हैं हमें, तो यहाँ पर एक और सल्फर यहाँ पर आ गए, एक और सल्फर, तो 1 2 3 4 5 6, ये इससे शेयरिंग होगी, यहाँ पर ये शेयरिंग होगी ऐसे, एक और सल्फर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये शेयरिंग होगी इसकी ऐसे, और इधर से एक और सल्फर ऐसे हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, ये शेयरिंग होगी यहाँ पर। इसी तरह से एक सल्फर और यहाँ ऐसे, और ये शेयरिंग होगी ऐसे ऐसे। कितने कितने सल्फर हो गए हमारे पास अभी, 1 2 3 4 5 हो गए। अब 5 हो गए तो एक यहाँ पर बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये शेयरिंग होगी यहाँ पर,
और एक सल्फ़र और बना लेते हैं, मतलब हमारे पास 7 हो गए ना ये, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ पर एक और बना लेते हैं, 1 2 और 3 4 और 5 6, तो ये शेयरिंग होगी इसमें से। एक सल्फ़र और बना लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5 6, तो ये शेयरिंग होगी यहाँ पर। अब हमारे पास कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर एक और सल्फ़र बन जाएगा, एक और सल्फ़र ये ऐसे, और ये बन गया 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए, ये यहाँ से इसकी शेयरिंग होगी ऐसे, और यहाँ से इसकी शेयरिंग होगी ऐसे, ये शेयरिंग इस तरह से। तो ये यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, एक सल्फ़र 2 3 4 5 6 7, और ये बन गया यहाँ पर 8। इस तरह से रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। यहाँ पर 2 2 लगा देंगे ऐसे, यहाँ 2 2 ऐसे, 2 इधर 2, और जो 4 हैं उनको और लिख देंगे। देखिए 4 4 तो हमने लिख दिया, 2 2 और रह गए, तो 2 2 यहाँ लिख देंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे। ये बना दिया हमने स्ट्रक्चर इस तरह से। तो इसका आंसर है ये। अब यहाँ तक ये क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म होते हैं और यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे। अगर आपको समझ आ गया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।